महाराष्ट्र कर्नाटक के बाद अब असम में लाउडस्पीकर पर बवाल मच चुका है। इस पर अब असम के मुख्यमंत्री ने भी बड़ी बात कह दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कहां मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है सुपर 30 न्यूज का। जी हाँ, सुपर 30 में सबसे पहले देखिए राज्य से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिंसा के लिए घर घर से हथियार लाए गए थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी के एक मुस्लिम युवक ने टाइम्स नाउ नवभारत के छिपे कैमरे पर दावा किया, जहांगीरपुरी में एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान है। मुस्लिम युवक ने ये भी बताया कि जहांगीरपुरी के हर घर में हिंसा के हथियार हैं और वहाँ बांग्लादेशियों की बड़ी आबादी है। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जहांगीरपुरी में एक मुस्लिम महिला से बात करने पहुंची। मुस्लिम महिला से हुई बातचीत भी हिडन कैमरे पर रिकॉर्ड हुई। इस बातचीत में मुस्लिम महिला ने टाइम्स नाउ नवभारत की एसआईटी को वो सच बताए जो अब तक सामने नहीं आए थे। जहांगीरपुरी की मुस्लिम महिला का दावा है कि विवाद के बाद घर से मुस्लिम युवक हथियार लेकर आए। महिलाओं के बुलाने पर ही मुस्लिम पुरुष इकट्ठा हुए। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुस्लिम युवक और मुस्लिम महिला से मिलने के बाद जहांगीरपुरी में रहने वाले एक हिंदू युवक के पास पहुंची। इसका नाम नरेश है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और इस इलाके की डेमोग्राफी से अच्छी तरह वाकिफ है। नरेश कुमार ने ही हिंसा के आरोपी अंसार की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी टाइम्स नाउ नवभारत एसआईटी के कैमरे पर सुनाई। नरेश कुमार ने जहांगीरपुरी हिंसा पर कई खुलासे किए। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग के बाद इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने स्टिंग ऑपरेशन पर टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, जांच में जो चीजें आएंगी हम उन्हें शामिल करेंगे। इस बीच हिंसा फैलाने में अमन कमेटी के सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता तबरेज का भी नाम आ रहा है। ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में स्थानीय पार्षद के पति अश्वनी बागड़ी ने दावा किया, जहांगीरपुरी में इतनी मुस्लिम आबादी है कि 15 मिनट में सारे हिंदू खत्म हो सकते हैं। दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी सोनू शेख उर्फ यूनुस को आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है। पुलिस ने सोनू के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की है। दो जो जुवेनाइल्स के रूप में जो लोग आए हैं वो एप्रीहेंड हुए हैं और बाकी 22 की गिरफ्तारी हुई है। इन 22 पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी हुई है, इंक्लूडिंग शलीम शेख। सोनू शेख वही नीले कुर्ते वाला शख्स है जो वायरल वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए सुपर 30 में अब देखिए देश की बड़ी खबर। देश भर में लाउड स्पीकर विवाद के बीच एसपी नेता रुबीना खानम के विवादित बयान देने पर एफआईआर दर्ज की गई है। रुबीना खानम ने अजान को लेकर जारी विवाद के बीच कहा कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश की गई तो मुस्लिम महिलाएं मंदिरों के आगे बैठकर कुरान पढ़ेंगी। हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। रुबीना खानम का ये वीडियो वायरल होने के बाद अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। देश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि निर्धारित स्थान पर होने की इजाजत दी जाए। साथ ही कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना प्रशासन की अनुमति के न निकाले जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल नए आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही यूपी सरकार ने थानाध्यक्ष, सीओ और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से होते हुए लाउड स्पीकर की लड़ाई असम पहुंच गई है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने मस्जिदों में बजाए जा रहे लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग की है। बिस्वा की दलील है कि लाउड स्पीकर धर्म से जुड़ा नहीं है। उधर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अजान के 15 मिनट पहले या बाद में भी भजन नहीं चला सकेंगे। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने गोली मारकर आरपीएफ के एक जवान को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा जवान बुरी तरह घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आतंकियों ने हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर
देवराज पर घात लगाकर हमला किया। जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त एएसआई देवराज और हेड कांस्टेबल एक दुकान के बाहर खड़े होकर चाय पी रहे थे। पिछले कुछ दिनों के दौरान घात लगाकर आतंकी हमले की संख्या में इजाफा हुआ है। रमजान के महीने में घाटी में आतंकी हमले की ये 9वीं घटना है। असम में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राज्य की 1 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। भारी बारिश और तूफान की वजह से कई जिलों में मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। राज्य के गोलापारा, बारपेटा, डिब्रूगढ़, नलबाड़ी जिलों में तेज तूफान से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से अब प्रभावित जिलों तक राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। अहमदाबाद में पीएम मोदी आज 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा ब्रिज तक होगा। रोड शो से पहले बनासकांठा जिले के दियोदर में बनारस डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन का कार्यक्रम है। पीएम मोदी के 3 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात को 22,000 करोड़ रुपए का तोहफा मिलने वाला है, जिसमें बनास डेयरी परियोजना का नया प्लांट भी शामिल है। नए प्लांट के उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी सुबह 9:40 पर बनासकांठा पहुँचेंगे। कांग्रेस में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद 2024 के चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी की कल एक अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों नेताओं की ये मुलाकात इस लिहाज से और अहम मानी जा रही है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट हो रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने दिल्ली एनसीआर में लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से पिछले 24 घंटों में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन दिल्ली में कोरोना की 7.72% की पॉजिटिविटी रेट ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस बीच यूपी सरकार ने दिल्ली की सीमा से सटे 6 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में मास्क जरूरी कर दिया है। सुपर 30 में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, साथ ही साथ खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबर भी आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध को आज 55 दिन हो चुके हैं। रूस के शहर मारियुपोल पर कब्जे के लिए अब रूसी सेना और यूक्रेन की नेशनल गार्ड स्पेशल यूनिट के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। यूक्रेन नेशनल गार्ड ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया है जिसमें नेशनल गार्ड स्पेशल यूनिट के जवान रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यूनिट के जवान हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए इलाके पर अपने कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी सेना की तरफ से की जा रही बमबारी से कई गाड़ियों में आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी मोहर लगा दी है कि भारत में अत्यंत गरीबी तेजी से घट रही है। वर्ल्ड बैंक के एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत में 2011 से 2019 के बीच अत्यंत गरीबी में 12.3% की गिरावट आने का अनुमान है। साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% पर आ गई थी। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर देखा गया है। जोस बटलर के इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के दूसरे शतक के बाद युजवेंद्र चहल के हैट्रिक सहित 5 विकेट से राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 रन से हरा दिया। इसके साथ वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। नाइट राइडर्स श्रेयस और फिंच के दूसरे विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी के बावजूद 19.4 ओवर में 200 रन पर सिमट गई। उमेश यादव ने अंत में 9 गेंद में 21 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। दिल्ली कैपिटल्स के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श का कोविड-19 के लिए किया गया दूसरा RT-PCR परीक्षण पॉजिटिव आया है, जिसके बाद सोमवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के सहयोगी स्टाफ के 2 सदस्यों का भी परीक्षण पॉजिटिव आया है, जिससे टीम में संक्रमित सदस्यों की संख्या 4 हो गई है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि दिल्ली का पंजाब किंग्स के खिलाफ बुधवार को होने वाला मैच होगा या नहीं, क्योंकि पूरी टीम को दिन भर के लिए अपने कमरों में ही रहने के लिए कहा गया है। आलिया भट्ट शादी के बाद अपने काम पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिंक विला की लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो न्यूली मैरिड एक्ट्रेस धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी करने के लिए जैसलमेर की उड़ान भरने वाली हैं। फिल्म की घोषणा रणवीर सिंह के जन्मदिन पर की गई थी और ये फरवरी 2023 में रिलीज होने वाली है।
रणवीर कपूर ने भी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। रणवीर को शादी के बाद टी सीरीज के ऑफिस में देखा गया। बताया जा रहा है वो एक प्रोजेक्ट्स के लिए लुक टेस्ट देने टी सीरीज के ऑफिस गए थे। राजनेता बाबा सिद्दीकी ने रविवार को मुंबई में एक स्टार पार्टी की मेजबानी की। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त जैसे बड़े सितारे इस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इस पार्टी में सयानी गुप्ता और तमन्ना भाटिया को देखकर लोगों की हंसी छूट गई। हंसी का मोमेंट तब क्रिएट हुआ जब उनकी साड़ियां मैच हो गई। तस्वीर में सयानी और तमन्ना एक ही सफेद साड़ी में नजर आ रही हैं। उनके आउटफिट्स को फैशन डिजाइनर मोनिका शाह और करिश्मा सॉली के ब्रांड जेड ने डिजाइन किया था।